डिस्कस करेंगे कि प्लांट वायरसेस किस तरह होस्ट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं और फिर फर्दर किस तरह वो ट्रांसमिट होते हैं, जब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि प्लांट वायरल इंटरेक्शन किस किस्म का होता है। सो हम स्टार्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्लांट वायरसेस ऑन होस्ट मेटाबॉलिज्म से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जब एक वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट्स के अंदर तो वो उसके डिफेंसिव रिस्पॉन्स को पहले फेस करता है, ठीक है, और उसके मुकाबले में वो भी कम्पीट करता है, वायरस भी कम्पीट करता है डिफेंस सिस्टम को और विरुलेंस फैक्टर्स भी रिलीज़ करता है। अच्छा, जब वायरल आरएनए, हमें पता है प्लांट वायरसेस यूजुअली उनका जीनोम आरएनए होता है, तो जब वायरल आरएनए इन अ प्लांट सेल एंट्री हासिल करता है तो स्पेसिफिक डिफेंस रिस्पॉन्सेज इनिशिएट हो जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, वायरस पे ओवर इस फॉरेन पार्टिकल पे ओवर पावर कर सकें। तो सबसे पहले एक वायरस को कैपेबल होना चाहिए कि वो उन फिजिकल और जो प्राइमरी फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं उन्हें क्रॉस कर सकें। और अगर एक पैथोजेनिक वायरस इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाता है तो वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब ये जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स वायरस में अपीयर होते हैं इन्फेक्शन के नतीजे में, वो बेसिकली स्टार्टिंग में क्यों अपीयर कर जाते हैं, इस कंपटीशन, इस इंटरफेरेंस ऑफ वायरस विद द डिफेंस सिस्टम की वजह से के नतीजे में अपीयर करते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास वायरस जो है वो रिसोर्सेज पे अपना काबू पाना शुरू कर देता है, इसी के नतीजे में फिर होस्ट की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो अफेक्ट होती है और डिजीज सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो इंटरफेरेंस और कंपटीशन है इसके नतीजे में जीन्स तक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और जब जीन्स इफेक्ट होते हैं तो उसके नतीजे में वो जीन्स या तो कुछ स्टिमुलेट हो जाते हैं, फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो कुछ एक्टिव जीन्स होते हैं वो रिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके नतीजे में जो हार्मोनल रेगुलेशन थी प्लांट्स के अंदर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो इफेक्ट होती हैं। फिर हमारे पास जो सेल साइकिल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती, एंडोजीनस ट्रांसपोर्ट जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, वो सब जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। तो ये हमारे पास मेजर इफेक्ट है वायरसेस का प्लांट्स के ऊपर। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट डेवलपमेंट है एंड एंटीवायरल डिफेंस प्रोसेसेस हैं वो जो है अपना अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वायरस के ओवर पॉपुलेट हो जाने की वजह से या मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर होल्ड कर लेने की वजह से जो है वो जितने भी सिग्नल्स होते हैं जो कि शो कर रहे होते हैं कि फॉरेन पार्टिकल एंटर हो चुका है, तो वो सब भी क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पाते। अब जो हमारे पास प्लांट वायरसेस हैं वो होल प्लांट को भी ऑल्टर करते हैं या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन्स को लाइक लीव्स वगैरह को, उनकी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, मेटाबोलाइट्स जो फॉर्म हो रही होती हैं उनको। और तो इसके साथ साथ प्लांट वायरस को भी डील कर रहा होता है और एंटीबायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को में भी होता है, ठीक है, उनको भी फेस कर रहा होता है। क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन के बाद डीएनए कंटेंट में इंक्रीज वाक़ होता है। और कुछ हमारे पास जो माइनर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं जिनमें चेंज वाक़ होता है वो हेरिटेबल इफेक्ट शो नहीं करते, यानी फर्दर जो है ना प्रोजेनी में के जो सेल्स हैं उनमें उन्हें नहीं भेजते उस चेंज को जो डीएनए में वाक़ हुआ होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स पे इफेक्ट की बात करें वायरसेस के, तो हमारे पास इनकी जो ट्रांसलोकेशन या सिंथेसिस दोनों इफेक्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तो मेन फूड सोर्स है प्लांट का, तो उनकी सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन इफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली पूरा प्लांट डैमेज होगा। कुछ हमारे पास कार्ब्स की जो टाइप्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज वगैरह, उनके लेवल में इंक्रीज़ भी देखने को मिला है। और हमारे पास मीज़ोफिल्स में बेसिकली जो है ना ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स कहा जाता है, इफेक्ट होती है। हमारे पास टर्निप येलो मोज़ेक वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब इफेक्ट होते हैं। और हमारे पास जो राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज जैसे एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते और येलोइंग ऑफ लीव्स और मोज़ेक्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है लीव्स पे और एपरेंट ऑर्गन्स पे। और क्लोरोप्लास्ट वो स्पेसिफिकली वल्नरेबल होता है वायरसेस को लेके। क्यों? क्योंकि वायरसेस का इम्पैक्ट क्लोरोप्लास्ट वगैरह पे हमेशा नेगेटिव ही होता है कि जो वाइटल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस है उनका रेट रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज क्लोरोफिल का कंटेंट, थैलाकॉइड का कंटेंट, ये इफेक्ट होते हैं ये, क्योंकि वायरसेस जो है ना अमूमन क्या रिलीज़ करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, या फिर आप कह सकते हैं रेडिकल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जनरेट करते हैं जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं। उनकी एक्यूमुलेशन जो है वो बाकी मेजर कंपोनेंट्स का जो कंटेंट है उसे रिड्यूस करके रख देते हैं। अब हमने कहा था हार्मोन्स ने जो है वो प्लांट रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना था, ट्यून करना था वायरसेस के अगेंस्ट, फर्दर बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्लांट को रेगुलेट करना था, तो वो हमने बताया वो शुरू में ही इफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी हार्मोन्स कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं और मुख्तलिफ स्टिमुलसेस देते हैं बॉडी को। तो ये अपने तौर पे स्टार्टिंग में तो स्पेशली अपना काम करते हैं जब इन्हें फील होता है कि वायरस जो है वो
एंट्रेंस हासिल कर रहा है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो डिफेंस सिस्टम में सैलिसाइलिक एसिड, जस्मोनिक एसिड और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये जो मेन एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये जो हैं वो एक्टिविटी में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से हार्मोनल डिसरप्शन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स जो है ना, उनकी फॉर्मेशन भी इफेक्ट होती है। एंटागोनिस्टिक यानी वो हार्मोन्स जो एक दूसरे के साथ लिंक थे, इन मेजर हार्मोन्स में डिस्ट्रप्शन की वजह से वो लिंक्ड हार्मोन्स भी इफेक्ट होंगे। और वायरस की प्रोपेगेशन जो है वो किस तरह से हार्मोन्स उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं कि वो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बना देते हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए को जब एक्टिवेट कर दिया जाता है तो एंटीवायरल मशीनरी के तौर पे ये एक्ट करता है। ठीक है, और मतलब आरएनए वो वायरस का ही जीनोम है ना, तो उसको मूव ऑन करने से रोकने के लिए हार्मोन्स जो हैं वो ये बना देते हैं siRNA। और इसके अलावा इससे सिग्नलिंग पाथवे होता है, वो भी सिग्नल भेज रहा होता है मुख्तलिफ पार्ट्स में कि वायरस की फर्दर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। अब वो हार्मोन्स जो हमारे पास स्मॉल आरएनए सिस्टम की मदद से कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो फिर फर्दर जो है ना ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल से कंट्रोल कर लेते हैं, वायरस को वहाँ पर जाने से कंट्रोल कर लेते हैं। और वेरियस हार्मोन्स हमने कहा डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं सैलिसिलिक एसिड के साथ। और हमारे पास की जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास फॉरेन पार्टिकल इंटर हो गया है तो अब हार्मोनल सिस्टम भी एक्टिव वे में काम करेगा, तो हो सकता है इस कॉम्पिटिशन के दौरान जो है वो प्लांट को नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हों, लेकिन मेन मकसद डिफेंस सिस्टम का यही है कि ओवरऑल प्लांट को बड़े डैमेज से बचाया जा सके। अच्छा जी, तो वो जो डैमेज की जिसकी हमने बात की, तो उसमें यही होता है कि एंटीऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म या सेलुलर होमियोस्टेसिस जो है ना वो इफेक्ट होती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सैलिसिलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड हैं, ये दोनों मिल के भी जो है ना प्लांट रिस्पॉन्सेस को मोटिलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि जो वायरस आ गया है उसको प्रॉपर्ली डील किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। देन हमारे पास आ जाता है सर्वाइवल एंड डिसमिनेशन और ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मोस्ट प्लांट वायरसेस जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसमिट हो जाते हैं इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ। ठीक है, और ऐसा वो कैसे कर पाते हैं, वेक्टर की हेल्प से कर पाते हैं। स्पेशली जो प्लांट फीडिंग ऑर्थोपोड्स, नीमाटोड्स या फंगाई वगैरह होते हैं, वो एज अ वेक्टर काम करते हैं, वायरस डिजीज़ को ट्रांसमिशन में अपना रोल इस तरह से प्ले करते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे पास छोटे इंसेक्ट्स या हमारे पास फ्लाइज होती हैं लाइक एफिड्स एंड वाइट फ्लाइज, वो जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं वायरस स्पीशीज़ के ट्रांसफ़र का। और मोस्ट वायरस स्पीशीज़ जो है वो क्या होती हैं, एक्टिवली ट्रांसमिट हो जाती हैं हेल्दी प्लांट्स में इन अ सेकेंड आवर्स, या फिर कुछ वेक्टर्स के थ्रू जो है डेज भी लगते हैं। और कुछ वायरसेस जो है हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स के ज़रिए से, वन दीज प्लांट्स आर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड, यानी इन्फेक्टेड प्लांट को जब वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाएगा तो जो उससे पार्ट्स निकलेंगे वो सब इन्फेक्टेड होंगे। ट्यूबर्स या क्राफ्टिंग में इस तरह से किया जाता है। ठीक है, या फिर वर्टिकली आपके जो सीड्स निकले हैं या पोलन निकले हैं इन्फेक्टेड प्लांट से, वो भी क्या करेंगे एज अ सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ बनेंगे। ठीक है, और इस तरह की ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं कि विंटर में इस तरह की आप ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए। अब जो ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय वेक्टर होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो लास्ट टाइम भी हमने मुख्तलिफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था, लेकिन स्पेसिफिसिटी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हर वेक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक वायरस को ही कैरी करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर एफिड को कैरी कर एक एफिड जो है वो एक तरह के वायरस को कैरी करती है, तो वही वायरस जो है वो अब वाइट फ्लाई भी कैरी नहीं करेगी। ठीक है, वाइट फ्लाई अपने स्पेसिफिक वायरस को जो है वो कैरी करेगी। और इसी तरह मतलब जिस तरह वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, इसी तरह वेक्टर भी है वो भी स्पेसिफिक वायरस को ही चूज़ करता है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए फॉर डिस्पर्सन और ट्रांसमिशन। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ वायरस और वेक्टर के दरमियान, ये काफ़ी हमें क्या पता चला, स्पेसिफिक होता है। अच्छा, और ये जो हमारे पास वायरस और वेक्टर्स का रिलेशनशिप है, इसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कहा जाता है। वायरोलॉजिस्ट इसको स्पेसिफिकली इसलिए स्टडी करते हैं ताकि उन वेक्टर्स को कंट्रोल किया जा सके जो एक स्पेसिफिक डिजीज़, वायरल डिजीज़ को स्प्रेड करने का सबब बन रहे हैं, और क्रॉप्स को बड़े इकोनॉमिक लॉस से बचाया जा सके। अच्छा, कुछ हमारे पास वायरस वेक्टर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये सुपरफिशियल सा इंटरेक्शन होता है, यानी आउटर सरफेसेस पे वायरस अटैच हो जाता है माउथ पार्ट्स वगैरह पे, जिससे पोटाई वायरस जो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है कि वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स रिलीज़ करता है। ठीक है, और वो हेल्पर के तौर पे एक्ट करती हैं कि एफिड के स्टाइलेट के साथ उन्हें अटैच करा देती हैं, और इस तरह से फिर वो वेक्टर हेल्दी प्लांट की तरफ मूव करता है, तो ये उसमें जाके इनोक्यूलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास वायरसेस जो हैं वो लोटियोवेरिडी
फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो एफिड वेक्टर जो है ना, वो इन्हें अपनी गट वॉल में घुमाता रहता है, ठीक है, यहाँ तक कि बॉडी कैविटी तक भी ले जाता है, और फिर सलावा की मदद से वो वापस जो है ना न्यू होस्ट में जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो वायरसेस हैं वो कभी कभार इंसेक्ट वेक्टर्स के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं और होस्ट प्लांट के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो है वो थ्रिप्स वेक्टर में भी मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और फिर हमारे पास प्लांट्स में भी जाता है आगे, और थ्रिप्स वेक्टर जो है वो फर्दर इस तरह अपनी लाइफ टाइम जो है वो वायरसेस की स्प्रेडिंग का सबब बनती हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का रोल आता है कि वो किस तरह वेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे ताकि प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्लांट वायरस इंटरेक्शन किस किस्म का होता है। तो वायरसेस जो है वो कैपेबल होते हैं कि वो इन्फेक्ट कर सकें ऑल स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स को, ठीक है, दोनों तरह के प्लांट्स को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। होस्ट रेंज ऑफ इंडिविजुअल वायरसेस जो है वो ब्रॉड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। अब हम मेन होस्ट प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं कि ब्रॉडनेस पाई जाती है कि एक वायरस मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रख सकता है, ठीक है। और इन सम केसेस स्मॉल नेक्रोटिक और क्लोरोटिक स्पॉट्स हैं वो लोकल लेजेंस की सूरत पे अपीयर भी होते हैं इन्फेक्शन की सूरत में, और होल प्लांट या जो है ना सिस्टमेटिक एक पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो इन्फेक्ट होता है। इस तरह से हमारे पास इंटरेक्शन स्टार्ट में बिल्डअप होता है। अब जो हमारे पास प्लांट वायरस अटैक करता है तो वो कौन से कॉमन सिम्टम्स अपीयर होते हैं? स्टंटिंग, कर्लिंग ऑफ लीव्स, मोज़ेक, मॉटल या क्लोरोसिस वगैरह। Moreover, plant viruses have a great impact on the production of plant hormones, leading towards the development of symptoms. ठीक है, तो पहले प्लांट हार्मोन्स की प्रोडक्शन इम्पैक्ट होती है और फिर हमारे पास सिम्टम्स डेवलप करते हैं। अब जो हमारे पास सिट्रस ट्रस्टीज़ा वायरस है वो इन्फेक्ट करता है किसको? सिट्रस जीनस की स्पीशीज़ को सिर्फ, जबकि कुकम्बर मोज़ेक वायरस में ये एबिलिटी है कि वो 1000 स्पीशीज़ इन 85 डिफरेंट प्लांट फैमिलीज़ को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो इसी मुनासबत से हम स्टार्ट में कह रहे थे कि इनका जो इंटरेक्शन है वो ब्रॉड भी हो सकता है होस्ट से और नैरो भी हो सकता है। अब दूसरी बात इन्फेक्शन के लिए ये डिपेंड करती है कि जो प्लांट स्पीशीज़ हैं कि उनमें वो किस हद तक सेंसिटिव है वायरसेस को लेके, या ख़्वा उनमें रेजिस्टेंस पाई जाती है इनके अगेंस्ट के या नहीं पाई जाती। तो प्लांट्स जो हैं वो एक्टिव या पैसिवली रिस्पॉन्स करते हैं वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। पैसिवली तो हमने कहा था कि वो प्लांट जो है ना वो उसकी रिप्रोडक्शन और स्प्रेड को रोकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये पैसिव डिफेंस होता है। और एक्टिव डिफेंस क्या होता है कि उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रक्ट करना, किसको? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है, ताकि वो फर्दर वायरस की स्प्रेडिंग का इनोक्यूलम या सोर्स ना बन सके। नॉर्मली रेजिस्टेंस जीन जो है वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ही वो एक्टिव होता है। तो प्लांट्स में जो जनरल डिफेंस सिस्टम है वो एनिमल इम्यून सिस्टम की तरह ही होता है, एनालॉग ही होता है। तो जिस तरह वहाँ पे एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो यहाँ पर भी जो है वो हार्मोनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। एनिमल और प्लांट के इम्यून सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस पाया जाता है वो क्या है कि एनिमल जो है वो पैथोजेंस की प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, जबकि प्लांट डिफेंस सिस्टम में क्या होता है कि वो जो जिनोम आया होता है वायरस का उसको साइलेंस कर दिया जाता है, डिटेक्ट करके डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। और टिपिकल लीव सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेस फिर कुछ मेंशन है यहाँ पर: mosaic patterns, chlorotic, necrotic lesions, yellowing, stripes और streaks when clearing और लीफ रोलिंग कर्निंग वगैरह। और इसी तरह फ्लावर सिम्टम्स में हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन हो जाती है या कलर में ब्रेकेज आ जाता है या चेंजेस आ जाती हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमने कहा था कि या तो उनके ऊपर मोज़ेक पैटर्न्स बनते हैं या डिस्कलरेशन आ जाती है या स्पॉट्स अपीयर होते हैं। और स्टेम्स में हमने कहा था कि एक बार इन्फेक्शन बिल्डअप हो जाए तो पिटिंग एंड ग्रूविंग या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है इस प्लांट वायरस इन्फेक्शन में, जिसमें वायरस ओवर पावर कर जाता है प्लांट के डिफेंसिव सिस्टम को और इस तरह के सिम्टम्स शो करता है उसकी सरफेस के ऊपर। तो इसके नतीजे में जो प्लांट की या क्रॉप की क्वालिटी या ओवरऑल यील्ड जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है। देन हम कहते हैं कि इन जो क्रॉप्स का लॉसेस है वो इस बात से उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या काओ स्वॉलन शूट वायरस है वो क्या कॉज करता है, एनुअल लॉस 50,000 टन्स ऑफ कोकोआ बीन इन अफ्रीका कॉज करता है। तो बेसिकली $28 मिलियन के नुकसान होता है। देन साउथ ईस्ट एशिया में इन्फेक्शन ऑफ वायरस विद राइस टंगरो वायरस जो है वो उसके नतीजे में इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो $1.5 मिलियन तक होते हैं सालाना। और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स को, ना सिर्फ टोमेटो बल्कि पीनट्स और टोबैको वगैरह को भी, और एनुअल लॉस $1 बिलियन तक का कॉज करता है वर्ल्ड वाइड। तो एंड रिजल्ट ऑफ वायरस इन्फेक्शन में हम यही कहते हैं कि इसके नतीजे में प्लांट जो है वो रिड्यूस इन ग्रोथ रह जाता है, यील्ड इफेक्ट होती है, जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है, इकोनॉमिक लॉसेस बड़े लेवल पे होते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो वायरस इंड्यूस करते हैं वो
एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी वायरस के सिम्टम्स और बाकी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के सिम्टम्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं या एक जैसे होते हैं। तो करेक्टली इस बात को डायग्नोज करने के लिए कि एक प्लांट बाकी वायरस से इन्फेक्टेड है, हमें लेबॉर्ट्री टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। That's it for this video. Hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.